गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के पहले ही जो है चैप्टर से इतिहास से यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आपको बहुविकल्पी प्रश्न बता चुके हैं पूरा। अब आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न कराएंगे और आप लोग जो है अपना नोट्स बना करके इसको करते जाएं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। और अभी से परीक्षाओं में बच्चों आप लोग तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि लक्ष्य बड़ा होना चाहिए और लक्ष्य पर अपने चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम। फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम बताइए। देखिए, क्रांति के परिणाम फ्रांस में निरंकुश राजशाही का अंत हो गया, पहला परिणाम। दूसरा परिणाम है फ्रांस की प्रभुसत्ता। फ्रांस की प्रभुसत्ता नागरिकों के हाथ में आ जाने से उन्होंने एक नया संविधान तथा नया राष्ट्र बनाया। पहला तो जो है निरंकुश राजशाही का अंत हो गया और दूसरा जो है वहाँ पर संविधान बनाया गया तथा राष्ट्र जो है नया बनाया गया। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? दो कारण लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर है दो कारण। पहला कारण है ऑटो वान बिस्मार्क ने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद की थी। उसके बाद दूसरा है प्रसा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से युद्ध किए तथा सफलता प्राप्त की। तो आप जो है अगला देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, फ्रेडरिक सारियो कौन था? तो फ्रेडरिक सारियो जो है कौन था? तो देख रहे हैं फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी कलाकार था। 1848 ईस्वी में उसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। इसमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। तो इसका जो है आप लोग बढ़िया से नोट्स बना लेंगे। अगला देखते हैं, यूटोपिया से आप क्या समझते हैं? यूटोपिया से आप क्या समझते हैं? तो यूटोपिया से देखिए जो है, यूटोपिया फ्रेडरिक सारियो का कल्पनादर्श है जिसमें एक आदर्श समाज की कल्पना की गई थी। तो अगला देखते हैं, निरंकुशवाद का क्या अर्थ है? निरंकुशवाद का क्या अर्थ है? तो निरंकुशवाद का ऐसी सरकारी प्रवृत्ति या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, निरंकुशवाद कहलाती है। निरंकुश शासन अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित एवं दमनकारी प्रवृत्ति का होता है। कहने का अर्थात ऐसी शासन सत्ता, ऐसी सरकार जिस पर कोई जो है निरंकुशता न रहे, कोई जो है लगाम न रहे, उसके ऊपर कोई वो सर्वोच्च समिति या जो है सर्वोच्च संस्था न रहे, तो वह जो है निरंकुश हो जाती है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनमत संग्रह से क्या आशय है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जनमत संग्रह एक प्रकार का प्रत्यक्ष मतदान होता है। इसमें एक क्षेत्र के सभी लोगों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता था। तो यह जनमत संग्रह हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जैसे मान लीजिए कि 500 लोग हैं तो 500 लोग में से कम 500 का आधा का अधिक, मतलब 251 से ज़्यादा जो है लोग अगर जिस तरफ हो जाएंगे, 250 से ज़्यादा मतलब 251 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो उधर जो है जनमत हो जाती है। जनमत संग्रह किया जाता है किसी विचार विमर्श लेने के लिए, किसी पर जो है मतदान एक तरह से हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया। 1815 ईस्वी में कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था? तो 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था यह आप लोग जानते हैं, सब जो है जान रहे हैं उसके बारे में, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वियना सम्मेलन कब बुलाया गया था? वियना सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो वियना कांग्रेस यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 1814 से जून 1815 को वियना में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिख ने की थी। इसकी जो है स्थापना किसने किया था? ड्यूक मैटरनिख ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी के वियना संधि में नेपोलियन के किस निर्णय को नहीं बदला गया? तो वियना संधि में नेपोलियन किस निर्णय को नहीं बदला गया था? तो यह देखिए 1815 ईस्वी वियना संधि के द्वारा नेपोलियन के सभी परिवर्तनों को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे नहीं बदला गया। 39 राज्यों का एक जर्मन महासंघ बनाया था, उसे जो है नहीं बदला गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वियना सम्मेलन द्वारा लिए गए दो निर्णयों का उल्लेख कीजिए। पहला देखिए निर्णय क्या था? फ्रांस में बोर्बो वंश की सत्ता को फ्रांस में बोर्बो वंश की सत्ता को पुनर्स्थापित किया गया।
दूसरा है फ्रांस से वे प्रदेश स्वाधीन लिए गए जिन पर फ्रांस ने नेपोलियन के समय में अधिकार कर लिया था। फ्रांस से वे प्रदेश स्वाधीन लिए गए जिन पर फ्रांस ने नेपोलियन के समय पर अधिकार कर लिया था। अगला है क्वेश्चन, उदारवाद का अर्थ बताइए। उदारवाद लैटिन भाषा के शब्द लिबर पर आधारित है जिसका अर्थ है स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। तो इस पर जो है सबकी बराबरी होना चाहिए, समान जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। ठीक। अगला देखिए, यूनान को किस संधि के द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली? तो और कब मिली? तो 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। यूनान के किस संधि द्वारा? कुस्तुनतुनिया संधि के द्वारा 1832 ईस्वी में संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हुई। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ऐसे 4 राज्यों के नाम लिखिए जिनमें 1848 ईस्वी की इटली क्रांति का प्रभाव हुआ। ऐसे 4 राज्य कौन कौन से थे जिसमें जो 1848 ईस्वी की जो इटली क्रांति थी उसका प्रभाव हुआ? पहला है टस्कनी, दूसरा पिडमॉन्ट, पहला टस्कनी, दूसरा पिडमॉन्ट, तीसरा पार्मा, चौथा नेपल्स। यह जो है सभी थे। आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब सम्मिलित किया गया है? तो आयरलैंड को 1801 ईस्वी में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित किया गया। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आता होगा, और जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पर आप लोग उसको जो है कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। चलिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति के बल पर किन 3 देशों के युद्धों में पराजित करके जर्मनी का एकीकरण किया? तो देख रहे हैं, बिस्मार्क ने 7 वर्ष की अवधि में सैन्य शक्ति के बल पर डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस को पराजित कर जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया। विलियम प्रथम कौन था? विलियम प्रथम प्रसा के सम्राट फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ का भाई और रीजेंट था। 1858 ईस्वी में वह प्रसा और बाद में वह जर्मन साम्राज्य का सम्राट बन गया। तो चलिए अगला देखते हैं। इटली का राष्ट्रीय एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का राष्ट्रीय एकीकरण कब पूरा हुआ? 20 सितंबर 1870 ईस्वी को इटली का राष्ट्रीय एकीकरण पूरा हुआ। जर्मेनिया, अगला है क्वेश्चन, जर्मेनिया का चित्र कब और किसने बनाया था? जर्मेनिया का चित्र कब और किसने बनाया था? तो जर्मेनिया का चित्र आप लोग देख रहे हैं 1848 ईस्वी में फिलिप विट ने बनाया था। जर्मेनिया का यह जर्मन राष्ट्र का रूपक थी। जर्मेनिया का जो चित्र था वह जो है जर्मन राष्ट्र के क्या थे? रूपक था। चाक्षुष मतलब अभिव्यक्ति में जर्मेनिया बालूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बालूत वीरता का प्रतीक है। जर्मन बालूत जो है वह क्या है? वीरता का प्रतीक है, इसीलिए उसे बालूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनाया जाता है वीरता के लिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद में कितने निर्वाचित प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? तो फ्रैंकफर्ट संसद में जो है 831 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। जिसमें कन्फ्यूज होंगे तो आप लोग उस पर जो है कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों तक पहुंचाने के लिए जो है इसको जो है आप लोग शेयर करेंगे, और अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें। बच्चों जल्द ही मैं जैसे ही जो है आप लोगों की एक चैप्टर समाप्त होता है मैं टेस्ट ले लूँगा। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।